तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ही दिया हुआ है। एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। एमसीबी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, वो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी की फुल फॉर्म की दोस्तों मैं बात करूं तो इसका होता है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा दोस्तों आरसीसीबी भी होता है, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। आरसीडी एक होता है दोस्तों रेजिडुअल करंट डिवाइस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। जो पावर हाउस के अंदर यानी सब स्टेशनों के अंदर जो यूज की जाती है ना, उसको वीसीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीसीबी। सबसे ज्यादा यूज यही होती है पावर हाउस के अंदर यानी सब स्टेशनों के अंदर। इसको बोला जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से पहले दोस्तों क्या आता था, ओसीबी। ओसीबी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता था, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये ऑयल वाला सर्किट ब्रेकर होता था। उसके बाद दोस्तों आने लगा हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी दोस्तों जिसमें हवा ना हो, हवा जिसमें निकाल ली जाती है और वैक्यूम का स्थान दोस्तों उसमें बना दिया जाता है। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि इसके अंदर चिंगारी उत्पन्न ना हो। ठीक है, चिंगारी उत्पन्न कैसे होती है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चिंगारी उत्पन्न कैसे होती है। जब दो दोस्तों जो ये तार है ये आपस में जुड़े हुए हैं, जब इनको अलग किया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित होकर हवा में कूद पड़ते हैं, यानी हवा में उछल जाते हैं। तो उनको स्पार्किंग का या चिंगारी का नाम दोस्तों दिया जाता है, क्योंकि हवा क्या है हमारी एक टाइप से जो है कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जैसे आसमान के अंदर बिजली चमकती है तो वो धरती तक पहुंच लेती है। तो जो बीच का जो टेम्परेचर है, बीच की जो हवा है, ये क्या है, तो ये दोस्तों हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है एक टाइप से। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एमसीबी का सिद्धांत जो होता है वो कैसे कार्य करती है, या दोस्तों मेगर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन है, या दोस्तों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक जरूर कर दें। कर लेते हैं दोस्तों आज का हमारा एमसीबी से जुड़ा ये टॉपिक। तो एमसीबी का दोस्तों वर्किंग सिस्टम समझने से पहले इसके पार्ट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो पार्ट है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें दोस्तों एक ठोस लोहे की छड़ डली होती है जो हमारी मैकेनिकल फोर्स लगाती है और इस चैम्बर को अलग करती है। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। ये दोस्तों इसका ऑपरेटिंग हैंडल लगा हुआ है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। ये दोस्तों लीवर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है दोस्तों इसको बोलते हैं आर्क चैम्बर। क्या बोलते हैं, आर्क चैम्बर। ठीक है, ये क्या करता है, जब भी ओवरलोड के कारण जो है एमसीबी के दो पॉइंट अलग होते हैं तो उनके बीच स्पार्किंग पैदा हो जाती है, तो उस स्पार्किंग को ये खत्म करता है। ठीक है, ये जो लगी हुई है दोस्तों नीचे की तरफ, ये हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप का जो है पॉइंट लगा होता है। ये जो है दोस्तों ये नोब लगी होती है जिसपे एमसीबी को किस करंट रेटिंग पे ऑपरेट करवाना है वो सेट करते हैं। ये वाली देखिए जो नीचे की तरफ लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों इसका वर्किंग सिस्टम कैसा होता है कि जब सर्किट चलता रहता है, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ी होती है। जब ये नोब कहाँ पे होती है, ये वाली नोब यहाँ पर होती है, तो ये इसके साथ क्या होता है, कांटेक्ट होता है, जुड़ा होता है, क्योंकि ये जो सर्किट है ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, जब ये जो नॉर्मल करंट पर तो एमसीबी चलती रहती है, लेकिन नॉर्मल करंट से जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है, एक तो नॉर्मल करंट होता है, एक उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने पर इसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है, मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर जैसे ही मैग्नेट बनेगा, ये इस प्रकार से तैयार की जाती है। नॉर्मल करंट के ऊपर तो इसके अंदर मैग्नेट बनता नहीं है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा करंट फ्लो होने के बाद इसमें क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनते ही दोस्तों इसमें जो लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है वो रोड के माध्यम से इस मैकेनिज्म को धक्का मारेगा। ठीक है, जो ये नीचे की तरफ पूरा सिस्टम लगा हुआ ना दोस्तों मैकेनिज्म, इस पे क्या मारेगा, धक्का मारेगा। और धक्का मारने के कारण ये दोस्तों पहले यहाँ पे टच होगी, धक्का मारने के कारण ये नीचे की तरफ आएगी। जब दोस्तों ये नीचे की तरफ आएगी तो इनके बीच क्या पैदा होगी, स्पार्किंग होगी, और एमसीबी जो है वो हमारी ट्रिप हो जाएगी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। और इस आर्क को कैसे खत्म किया जाएगा, तो ये आर्क चैम्बर जो लगाया जाता है ये इसी के कारण लगाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के आग लगने के खतरे को टाला जा सके। ठीक है, तो ये आग ऑब्जर्व करने के लिए हमारा लगा होता है आर्क चैम्बर। ये सिस्टम हो जाता है दोस्तों हमारा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। ठीक है, अब इसका हीटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी दोस्तों इसका हीटिंग सिद्धांत है वो कौन सा है, वो भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हीटिंग से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये एमसीबी ऊपर की तरफ है ना, तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप इस पे लगी हुई है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इसके अंदर मैग्नेट बन जाता है, इसके अंदर मैग्नेट कब बनता है,
जब मोटर क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है। क्या होती है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने पर इसके अंदर मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनते ही ये इस प्लंजर को धक्का मारता है, इसको हम प्लंजर कह सकते हैं। इस पे धक्का मारते ही ये नीचे की तरफ चला जाता है और इस यहाँ से सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है। ये इतना समझने के बाद हमें समझना जरूरी है इसका जो बायोमेटेलिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, ये मेन लीवर है, ये सी चैप लीवर है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है दोस्तों, ये हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, सॉरी ये वाली जो नीचे की तरफ लगी हुई है, इसको कहते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप। जब ओवरलोड होती है, ठीक है, ये तो सुरक्षा करता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट से। किससे सुरक्षित करता है, शॉर्ट सर्किट से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एमसीबी का इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एमसीबी को या किसी भी आगे चलने वाले इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये शॉर्ट सर्किट से करता है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो 10 से लेकर 100 गुना तक करंट प्रवाहित सर्किट में हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेट बनता है। तुरंत मैग्नेट बनता है, तुरंत सर्किट को क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। ये देखिए दोस्तों नीचे की तरफ जो निकला हुआ है ये पार्ट जो है, ये इसको क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। ये दोस्तों एमसीबी कैसे काम करती है, तो 0.03 माइक्रो सेकंड में जो है ये एमसीबी ट्रिप करवा देती है सर्किट को, ठीक है। ये कैसे समझेंगे, ये जो हाफ साइकिल है इससे भी कम टाइम में ये सर्किट को क्या करवा देती है, ट्रिप करवा देती है। अब ये देखिए दोस्तों बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये कैसे काम करती है। जैसे ही मोटर ओवरलोड होती है, ये किस पे काम करती है, ओवरलोड पर। तो ओवरलोड पर दोस्तों ये हीट होती है, गर्म होती है, और ये क्या कर देती है, ये सर्किट को ब्रेक कैसे करती है, ये हीट होकर नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ जाएगी तो इसके साथ ये दोस्तों एक जो है प्लास्टिक का ही एक चैम्बर लगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ खींचेगी। इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना, तो ये इसको क्या ले आएगा, नीचे की तरफ ले आएगा, और इस पॉइंट से जो है वो दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। यही पॉइंट है जो सर्किट को जोड़ता है और कट करता है। जो ये इतना सा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इतना सा सिस्टम है जो सर्किट को तोड़ता है और जोड़ता है। देखिए ये इसको धक्का मारेगा तो ये दोस्तों नीचे की तरफ जाएगा, तो ये सर्किट टूट जाएगा। जब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप होगी तो ये नीचे की तरफ जाएगी, तो इसके साथ एक नोब लगी हुई है, वो इसके नीचे की तरफ कनेक्ट है, तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो भी सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये मेनली फंक्शन होता है दोस्तों हमारा एमसीबी का। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की एमसीबी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप गलत करोगे, ठीक है। एमसीबी कितने प्रकार की होती है वो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका स्पेशल टॉपिक आएगा उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि ये कई प्रकार की एमसीबी जो होती है, ठीक है। काले नोब वाले, जो लाल नोब वाले, जैसे रेड नोब वाली जो एमसीबी है वो लाइट लोड के लिए, काले नोब वाली कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी एमसीबी जो होती है वो अलग अलग नोब वाली होती है, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से भी एमसीबी आती है। तो बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2SWG तार का व्यास पूछा गया है दोस्तों। व्यास किसके बराबर होता है दोस्तों, इसका चार्ट है एक, ठीक है, और कुछ डिजिट्स का व्यास याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों SWG होता क्या है, ये एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है दोस्तों जो उल्टा काम करता है। उल्टा काम करने का मतलब 0 नंबर की तार जो होती है दोस्तों वो सबसे मोटी तार होती है, ठीक है। क्या होती है, सबसे मोटी तार होती है, इसका व्यास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और 1 नंबर की तार, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, ऐसे तार का साइज जो है हमारा घटता जाता है। ये इसी पतली हो जाती है, फिर ये दोस्तों इससे पतली हो जाती है, फिर ये इससे हो जाती है, और 4 नंबर की तार इससे पतली हो जाती है। जो हमारे घरों में छतों का जो पंखा होता है ना दोस्तों, जो छत के पंखे होते हैं, जो सीलिंग फैन जिनको बोला जाता है, उसमें 34 और 35 नंबर की तार जो है यूज़ की जाती है, जो एक महीन तार होती है, एक बहुत ही पतली तार होती है। कल की वीडियो में दोस्तों सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम और इसका कैसा वर्किंग सिस्टम है, पहले कैसी रोशनी देता है, पहले गुलाबी देता है, फिर पीले रंग की रोशनी देता है, पूरा का पूरा समझा दिया गया है। पिछली वीडियो दोस्तों नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें। तो इसका थोड़ा सा दोस्तों चार्ट देख लेते हैं। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, और ये उल्टा काम करता है। 0 नंबर की वायर जो होती है वो बहुत मोटी होती है, और जो 36 नंबर की वायर होती है वो दोस्तों बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है। तो ये दोस्तों इसका चार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 2 mm, ठीक है, 2SWG की वायर का जो है व्यास कितना होता है, ये दोस्तों हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सॉरी इंच में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, इंच में। और ये जो दिया हुआ है ये दोस्तों हमारा mm में दिया हुआ है। तो जो SWG की वायर होती है उसका जो साइज होता है वो इंच की बात करें तो 0.7276, और दोस्तों mm की हम बात करें तो 7.010, ठीक है। 3 की बात करें तो दोस्तों इससे थोड़ा सा और कम हो जाता है। देखिए अब जैसे जैसे जो है वायर का साइज
ठीक है, इसके हिसाब से तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो स्टैंडर्ड वायर जो गेज होता है ना, वो हमारा उल्टा काम करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलें, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलें, तो जैसे जैसे हमारी वायर का जो साइज है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 34 और 35, 34 और 35 नंबर की जो वायर यूज की जाती है, उसका जो दोस्तों इंच में अगर पूछा जाए तो ये होता है 0.0092। देख लो कितना कम हो गया। ठीक है, ये जो 35 नंबर की वायर होती है, ये होती है 0.0084। और mm की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0.2337 और 0.2134। ठीक है, ये 50 तक दोस्तों साइज इसमें दिया हुआ है, और 50 नंबर का जो तार होगा दोस्तों वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। इसका डायग्राम भी दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है, इसका जो इमेजेस जो है वो देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये 1 नंबर की तार का साइज दोस्तों दिया गया है जो सबसे मोटा है, ये दोस्तों 31 नंबर की तार का साइज दिया गया है जो बिल्कुल ही पतला है। इसको AWG भी बोल दिया जाता है और SWG। AWG हो जाता है दोस्तों अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, अमेरिकन वायर गेज के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सारे दोस्तों इमेजेस देख के आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये स्टील का बना होता है। इसकी धातु पूछ ली जाए ना, कई बार एग्जाम में की धातु पूछ ली जाती है। ठीक है, तो धातु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये राउंड की शेप में भी आता है और ये दोस्तों इस प्रकार की शेप में भी आता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया हुआ है, एक क्रिस्टल डायोड में होता है। तो एक क्रिस्टल डायोड की दोस्तों बात करें तो उसमें एक पीएन जंक्शन होता है। क्या होता है, सिर्फ एक पीएन जंक्शन। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे पी और यहाँ पे एन, तो ये जंक्शन दोस्तों एक क्रिस्टल डायोड के अंदर होता है। दोस्तों ये डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये क्या काम आते हैं, इनका डायग्राम कैसे होता है, इनको भी दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको आप देखोगे, ठीक है, तो ये हमारा एक क्रिस्टल डायोड दिखाया गया है। ये दोस्तों हमारा पी है, ये एन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा डायोड है, एक क्रिस्टल डायोड, होल्स इलेक्ट्रॉन्स। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो इनके यूजेज से पूछे जाते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है। जब तक हमें यूजेज पता नहीं होगा तब तक इनका पूरा सिस्टम हमें कभी से समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसे एम्पलीफायर का नाम ले दिया तो एम्पलीफायर का हमें पता ही नहीं होता। एम्पलीफायर का एक बार यूजेज देख लिया ना आपने, खुद यूज देख लिया एक बार पढ़ के कि इस जगह यूज किया जाता है, तो मोटा मोटा सिस्टम तो आपको खुद ही दिमाग में आ जाता है कि एम्पलीफायर वगैरह या ट्रांजिस्टर वगैरह यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए ट्रांजिस्टर के यूज हमने पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है। ये दोस्तों हम जीरो से चल रहे हैं। ठीक है, जीरो से चलेंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो गलत भी नहीं होगा। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, इन्वर्टर के अंदर किया जाता है, जो हमारे घरों में लगा होता है। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टर का, अब देखिए इन्वर्टर के अंदर लगा होता है तो हमें मोटी मोटी चीज़ समझ में आ जाती है कि AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना, तो ये ट्रांजिस्टर का मेनली काम हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग डिजिटल गेट बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, डिजिटल गेट बनाने के लिए भी। इसके अलावा ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट में होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सर्किट होते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर के बिना इन सर्किटों को नहीं चलाया जा सकता। ट्रांजिस्टर लगाना जरूरी ही है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग एक स्विच की तरह होता है। किसकी तरह होता है, स्विच की तरह होता है। ठीक है, ये स्विच क्या करता है, ये बंद भी करता है, ठीक है, इसको ऑन भी करता है, इसको ऑफ भी करता है, इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों को भी कंट्रोल करता है, कितने इलेक्ट्रॉन आगे जाएं, कितने रुके रहें, इन इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में भी होता है। तो ये यूजेस समझ में आने के बाद हमें बड़ा बड़ा दिमाग में समझ में आ जाता है कि ट्रांजिस्टर किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके स्पेशल चैप्टर में दोस्तों इसके क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, एमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, इसका डिटेल से हम इसके स्पेशल टॉपिक में समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, यदि 100 वाट पावर दी गई है दोस्तों, 100 वाट, कितनी दी गई है, 100 वाट। ठीक है, इसके अलावा इसको बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो वह शक्ति, विद्युत शक्ति ज्ञात करें। यानी दोस्तों कितनी वाट आवर इसने खर्च करी है, वह शक्ति यहाँ से पूछी गई है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप पावर को, जो ये घंटे दिए हुए हैं, ये हावर्स दिए हुए हैं, इनको आपस में गुना कर दें तो आपके पास टोटल विद्युत शक्ति kWh प्राप्त आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो जाता है दोस्तों और ये हो जाता है हमारा 10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 वाट आ जाता है। क्या आ जाता है, 1000 वाट।
जब 1000 वाट को किलोवाट में बनाएंगे तो दोस्तों इसको 100 से 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 1 किलोवाट हावर आ जाता है। ठीक है, इसी 1 किलोवाट हावर में दोस्तों हमारी 1 यूनिट बिजली होती है। क्या होती है? 1 यूनिट बिजली। ठीक है, अब बात की जाए ये 10 घंटे रोज जलाया जाता है तो 1 महीने में कितनी यूनिट खपत करेगा? तो 1 दिन की 1 यूनिट है तो ये 30 दिन में कितनी यूनिट खपत करेगा? 30 यूनिट खपत करेगा। अब इसका खर्चा पूछा जाए कि अगर 4 रुपए की पर रीडिंग के हिसाब से है तो इसका महीने का खर्चा कितना है? तो महीने के खर्चे की बात करें तो दोस्तों 120 रुपए का खर्च इसका होगा। बिजली का बिल कितना आएगा? 120 रुपए। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने घरों का बिजली बिल भी आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर में रिक्तकरण परतों की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, उसमें रिक्तकरण परतों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीमीटर वाला नोट करने वाला है कि कौन सा मल्टीमीटर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल या एनालॉग। तो यहाँ पे मल्टीमीटर की जो बात की गई है वो एनालॉग मल्टीमीटर की बात की गई है। कौन से मल्टीमीटर की? एनालॉग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का एनालॉग का मल्टीमीटर होता है, उसकी बैटरी जब कमजोर हो जाती है तो वो निम्न पाठ्यांक दिखाता है, यानी जो उसकी स्केल है वो पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाती है, तो वो कम पर ही रह जाती है। तो रीडिंग हमें क्या मिलती है? निम्न मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों एनालॉग टाइप क्या होते हैं? तो ये मैंने कल भी दोस्तों बताया था, आज फिर बता देता हूं, जिसमें पॉइंटर और स्केल लगे होते हैं। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल की पहचान करना बहुत ही आसान काम है। जिसके अंदर पॉइंटर और स्केल लगे होते हैं उस प्रकार के मीटर को एनालॉग टाइप मल्टीमीटर कहते हैं। डिजिटल टाइप मल्टीमीटर क्या होते हैं? जिनमें स्क्रीन लगी होती है और अंकों में जो है वो रीडिंग जो है शो की जाती है, दिखाई जाती है, तो उस प्रकार के मीटर को हम कहते हैं डिजिटल टाइप मल्टीमीटर। ये दोस्तों इसको जीरो एडजस्ट करने के लिए होता है, यहाँ से भी अशुद्धि इसकी ठीक की जाती है। तो क्वेश्चन जो था हमारा वो पूछा गया था कि मल्टीमीटर की अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो वो निम्न पाठ्यांक देगा। जो इसकी ये पॉइंटर है ये आगे की तरफ पूर्ण रूप से बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी हमारी क्या है? निम्न चार्ज है, बैटरी क्या है? कमजोर है। ठीक है, तो ये कौन सा पाठ्यांक देगा? ये हमारा निम्न पाठ्यांक देगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सभी के सभी प्रकार के, ये भी हमारा एनालॉग है, ये जो है हमारा कौन सा है? डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों कल टोटल समझाया जा चुका है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? टोंग टेस्ट बोला जाता है इसको। जो फ्लाइंग्स वाले आते हैं ना गांव में छापा छुपा मारने के लिए, तो ये जो यूज किया जाता है इसको टोंग टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर से अगर एक तार गुजारा जाए और उस तार में कितना लोड चल रहा है, वो लोड यहाँ पे क्या कर देता है? शो कर देता है कि कितना लोड इसके अंदर चल रहा है। इसलिए दोस्तों इसको क्लैंप ऑन मीटर और टोंग टेस्टर 2 नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। एक तो क्लैंप ऑन मीटर और एक इसको टोंग टेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों बताया गया है वो फिल्टर सर्किट से रिलेटेड है। फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट होगा। तो फिल्टर के बिना दोस्तों एक रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। ठीक है, वो प्योर नहीं होता। प्योर जो डीसी होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है, वो शुद्ध नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन रह जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हाफ वेव रेक्टिफायर हम यूज करते हैं। सबसे पहले हाफ वेव का डायग्राम दोस्तों हम बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। ये जो डायग्राम है दोस्तों इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है और इस प्रकार की डीसी को पल्सेटिंग डीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इसमें 2 प्रकार के रेक्टिफायर लगा दिए जाते हैं तो इस प्रकार के डायग्राम को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। जब 4 रेक्टिफायर लगा दिए जाते हैं तो उस डायग्राम को कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। जैसे कि दोस्तों ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 रेक्टिफायर लगे होते हैं। क्या लगे हुए हैं? 4 रेक्टिफायर। ठीक है, एक ये D1, D2, D3 और D4। ठीक है, एक टाइम में दोस्तों ये काम करते हैं और एक टाइम में ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डीसी होती है ना, ये पल्सेटिंग डीसी होती है, हाफ वेव में भी फुल वेव में भी। देखिए डीसी करंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। डीसी करंट ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार के करंट को हम क्या कहते हैं? पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। अब इसको जो है प्योर करने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है सर्किट के पैरेलल में।
क्या लगा दिया जाता है, सर्किट के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इस कैपेसिटर को कहा जाता है स्मूथिंग कैपेसिटर। ये इस पल्सेटिंग डीसी को क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में दोस्तों कुछ पल्सेटिंग डीसी कम हो जाती है क्योंकि कुछ प्योरिटी वैसे हो जाती है 4 रेक्टिफायर लगने के कारण, और कुछ जो फ्लक्चुएशन रह जाती है वो पैरेलल में कैपेसिटर लगाकर उसको प्योर किया जाता है। तो प्योर डीसी दोस्तों हमारी ऐसे मिलती है। ये हमारे हाफ वेव, फुल वेव और जो है ब्रिज रेक्टिफायर हो जाता है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज का है हमारा, वो हल्का सा क्वेश्चन दिया गया है कि घटक का उपयोग परिपथ को बंद करने या ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो स्विच का यूज किया जाता है, आपको सभी को पता है। और स्विच किस धातु किस जो है मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाया जाता है, तो ये बेकेलाइट का बनाया जाता है। किसका, बेकेलाइट का। बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। स्विच को हमेशा कैसे लगाया जाता है, तो सीरीज में लगाया जाता है। स्विच का कनेक्शन दोस्तों नीचे की तरफ फेस देकर किया जाता है, ना कि ऊपर की तरफ। ये हमारा आउटगोइंग जो है इंस्ट्रूमेंट जोड़ने के लिए वायर है, ये इनकमिंग का है जो हमारी फेज घरों में आती है। तो इस प्रकार के जो है डायग्राम को हम स्विच कहते हैं। और स्विच जो है दोस्तों एक सर्किट को बंद और चालू करने की एक जो है डिवाइस है, एक उपकरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हल्का सा दिया हुआ है, रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज मोटर संभव हो सकती है। तो रोटर की संरचना के आधार पर बात करें 3 फेज मोटरों की दोस्तों, तो 2 प्रकार की मोटरें हमारी हो सकती है। एक तो होती है दोस्तों स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, एक होती है हमारी स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर के रोटर को भी सप्लाई दी जाती है। स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर होता है ना दोस्तों, उसको भी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी स्लिप रिंग जो रोटर तैयार किया जाता है, इसको वायर वाउंड रोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायर वाउंड रोटर। ये दोस्तों स्क्विरल केज रोटर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो रोटर दोस्तों दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर। ठीक है, इसमें क्या की जाती है दोस्तों, ये कॉपर की छड़ें डालकर इन सभी छड़ों को इस रिंग के माध्यम से, ठीक है, इन रिंग के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर। इसके अलावा दोस्तों जो अगला रोटर की हम बात करें, ठीक है, वो रोटर है दोस्तों हमारा वायर वाउंड रोटर या स्लिप रिंग मोटर रोटर। ठीक है, ये दोस्तों इसमें 3 प्रकार की, क्योंकि 3 फेज है तो कितने स्लिप रिंग लगेंगे, तो 3 स्लिप रिंग लगेंगे। ठीक है, ये दोस्तों इसकी शाफ्ट है, इनके अंदर दोस्तों वाइंडिंग भरी होती है। और ये वाइंडिंग दोस्तों कंप्लीट कहाँ से जुड़ी होती है, ये इन स्लिप रिंग के अंदर जुड़ी होती है। इन स्लिप रिंग्स को दोस्तों डीसी सप्लाई देकर जो है घुमाया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार की सप्लाई से जो है इसको चालू किया जाता है, एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई से इसको चालू किया जा सकता है। अब दोस्तों स्क्विरल केज मोटर कहाँ यूज की जाती है और स्लिप रिंग मोटर कहाँ यूज की जाती है, इनके यूजेज पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों पर काला पड़ने पर संभावित कारण है। कारण दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहला कारण है फ्लोरोसेंट लैंप का बार बार स्टार्ट होना। अगर बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारी ऐसे होती है। ठीक है, जो ये पार्ट है, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये कारण पूछा गया क्यों हो जाता है। तो इस अगर ट्यूब को आप बार बार स्टार्ट कर रहे हो, बार बार ऑन कर रहे हो, बार बार ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। अनुपयुक्त ब्लास्ट, अगर ब्लास्ट सही रूप से नहीं हो रहा, क्योंकि चोक का काम क्या होता है, ब्लास्ट करना होता है। सर्किट के अंदर क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज देना होता है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सही रूप से काम नहीं कर रहा तो भी हमारा हो जाता है। निम्न या उच्च वोल्टेज, निम्न या उच्च वोल्टेज अगर हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब को मिल रहे हैं तो भी हमारा जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो इतना पार्ट दोस्तों इसका ब्लैक हो जाता है। 3-4 कारण दोस्तों हमने आपको बता दिए। अब इसका वर्किंग सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये काम कैसे करती है। ये दोस्तों हमारा ब्लास्ट यानी चोक लगी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, चोक बोलते हैं। इस चोक का काम क्या होता है, इस चोक का काम होता है जब सर्किट के अंदर सप्लाई दी जाती है तो सर्किट वोल्टेज को 2-4 गुना बढ़ा कर देना। ठीक है, सर्किट लाइन वोल्टेज को 2-4 गुना क्या करना, बढ़ा कर देना। और जैसे ही ट्यूब ऑन हो जाती है तो इस सप्लाई वोल्टेज को लगभग आधा कर देना, लगभग क्या कर देना, आधा कर देना। क्योंकि जब इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर दोस्तों मरकरी की कोटेड की हुई है और आर्गन क्या हुई है, गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये आर्गन गैस जो है जब इसकी इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग होती है, जब इसका वाष्पीकरण होता है तो इसको स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो उस हाई वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए क्या लगाया जाता है,
चोक लगाया जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों हम कैथोड बोल देते हैं, इसको एनोड बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है इसको बोल देते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट हमारा जो है यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन जब चलने शुरू हो जाते हैं तो ये स्टार्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जब ट्यूब को हम ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्टर के थ्रू जो है चलते हैं। ठीक है, क्योंकि तब तक जो है गैस जो है वो गर्म नहीं होती। ठीक है, ठंडी पड़ी होती है। तो ठंडी पड़ी गैस जो होती है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जब गर्म हो जाती है तो एक कंडक्टिव मटेरियल बन जाता है। तो जैसे ही गैस हमारी गर्म हो जाती है, सर्किट जो है अंदर से कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा जो स्टार्टर के अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है ये गर्म होकर मुड़ जाती है और सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, सर्किट को तोड़ देती है, सर्किट को ओपन कर देती है। तब हमारे इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ से चलते हैं, इस ट्यूबलाइट के अंदर से चलते हैं। ठीक है, तो अब इस अगर स्टार्टर को निकाल भी लिया जाए तो ये हमारी जो ट्यूब है वो जलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब जब इसको एक बार ऑन और उसके बाद तुरंत ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद तुरंत ऑन कर देंगे तो भी चलती रहेगी, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर ये गैस जो है वो ठंडी नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये जो है काम करता रहता है। तो ये हमारा मेनली फंक्शन हो जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब का। फ्लोरोसेंट ट्यूब कैसे वर्क करती है, इसके पैरेलल में दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है, वो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों चोक के कारण पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए जो है ये लगाया जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं, स्टार्टर के थ्रू चल रहे हैं। कहाँ से, ये हमारा स्टार्टर है, ये हमारी चोक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन हमारे चल रहे हैं। सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं, स्टार्टर के अंदर। ये दोस्तों बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज दे रही है, वोल्टेज को बढ़ा के दे रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये हमारा जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जब इसके अंदर क्या भरी हुई है, आर्गन और मरकरी की क्या की गई है, कोटेड की गई है। जब इसकी दोस्तों आर्गन गैस की इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग हो जाएगी तो ये हमारा इस स्टार्टर को क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि स्टार्टर के अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है इस टाइप की। ठीक है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है मुड़कर जो है सर्किट को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ओपन कर देती है और ट्यूबलाइट हमारी ऑन हो जाती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजर रहे हैं, सिर्फ इस ट्यूबलाइट के अंदर से इलेक्ट्रॉन हमारे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका पूरा वर्किंग सिस्टम आप समझ सकते हो। अगर अभी इस कंडीशन में हम स्टार्टर को हटा भी देंगे तो भी हमारी ट्यूबलाइट जो है वो हमेशा जलती रहेगी। और अगर एक बार गैस ठंडी होगी तो फिर दोस्तों स्टार्टर के द्वारा ही स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। तो ये दृढ़ सामग्री यानी ठोस लोहे का नहीं बना होता, खारे खंभे नहीं होते, टर्मिनलों को कम्यूटेटर के माध्यम से निकाला जाता है। कम्यूटेटर दोस्तों जो हमारी AC 3 फेज मोटरें होती हैं उनके अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, जो स्लोट में वाइंडिंग का स्थान, तो वाइंडिंग के स्लोट्स के अंदर क्या भरा होता है, वाइंडिंग भरा होता है, वाइंडिंग की हुई होती है। तो ये जो है दोस्तों इसके बारे में कथन जो है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट जो दिया गया क्वेश्चन है, जब 3 फेज मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर चलता है। पहली बात तो ये दोस्तों तुल्यकालिक गति पर नहीं चलता है, कुछ स्लिप जो है जरूर रह जाती है। सिक्रोनस मोटर ही सिक्रोनस स्पीड पर चल जाती है। 3 फेज मोटरें बहुत कम चांस है कि वो सिक्रोनस स्पीड पर चले। रोटर तुल्यकालिक गति पर चलता है तो उसकी रोटर की आवृत्ति पूछी गई है। तो रोटर की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई विरोध उसमें उत्पन्न नहीं होगा। और जब कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता, जितना फ्लक्स बन रहा है उतना का उतना फ्लक्स काम आ रहा है, तो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों स्लिप से रिलेटेड ही बताया गया है कि मोटर की सिक्रोनस गति रोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको स्लिप गति कहा जाता है। और स्लिप का फार्मूला दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में हम 100 कर देंगे तो ये हमारा स्लिप प्रतिशत का फार्मूला आ जाता है। ये दोस्तों सिक्रोनस स्पीड है, ये रोटर स्पीड है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, किसी AC परिपथ में लगाए जाने वाले धारा के प्रवाह के कुल जो है विरोध को क्या कहा जाता है, यानी प्रतिरोध, टोटल जो रेजिस्टेंस उनका बन जाता है, वादा जो बन जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको Z कहा जाता है, उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस। ठीक है, अब ये इम्पीडेंस क्या होता है दोस्तों, जब एक सर्किट के अंदर तीनों प्रकार के लोड हो। तीनों प्रकार के लोड का मतलब है दोस्तों उसमें रेजिस्टेंस भी हो, उसमें दोस्तों हमारा कैपेसिटर भी हो और उसमें हमारा इंडक्टर भी हो। तो इस प्रकार के लोड को कहा जाता है हमारा इम्पीडेंस का लोड। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के लोड, ये रेजिस्टिव लोड है, ये कैपेसिटिव लोड है और ये जो है हमारा कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो इस प्रकार का जो लोड होता है दोस्तों ये हमारा होता है जो है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है दोस्तों, टोटल बाधा। ये हमारा रेजिस्टिव लगा होता है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये दोस्तों हमारा इंडक्टिव जो बाधा आती है उसको दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है। इंडक्टेंस में जो बाधा आती है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसमें जो बाधा आती है दोस्तों उसको माना जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इन सभी प्रकार के लोड को जो है इम्पीडेंस कहा जाता है। इनमें टोटल आने वाली बाधा को इस प्रकार जो है नोट किया जाता है, इस प्रकार निकाला जाता है। ये दोस्तों Z है, रेजिस्टेंस का हमारा स्क्वायर हो जाता है, टोटल होल स्क्वायर, प्लस में XL यानी दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस, और माइनस में हो जाता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये प्लस माइनस दोनों होता है दोस्तों, जो बड़ा होता है वो छोटे में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे दोस्तों तीनों प्रकार के लोड हो जाते हैं। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूअल स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है? ड्यूअल स्टार्टर को दोस्तों सभी को पता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहा जाता है। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में पीवीसी का रिप्लाई करना है, सीटीएस का रिप्लाई करना है, टीआरएस का रिप्लाई करना है, एनवीसी का रिप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी की सभी फुल फॉर्म मैं करवा चुका हूँ। ये फुल फॉर्म दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर और उससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैं करवा चुका हूँ। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है ना दोस्तों, ये 5 से 7 एचपी तक की मोटरों के अंदर यूज किया जाता है। ये डायरेक्ट सप्लाई के साथ मोटर को जोड़ देता है और ये स्टार में मोटर को चलाता है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछा गया है कि इनमें से किसके मापन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध यानी दोस्तों रेजिस्टेंस को मापने के लिए जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ड्यूअल स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा होता है? तो दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले जुड़ा होता है, क्योंकि स्टार्टर के अंदर, ड्यूअल स्टार्टर के अंदर, अब देखिए दोस्तों ड्यूअल स्टार्टर के अंदर थर्मल ओवरलोड रिले ना हो, ठीक है, तो मोटर हमारी जल जाएगी। ड्यूअल स्टार्टर दोस्तों, स्टार्टर का मतलब क्या होता है? मोटर को प्रोटेक्ट करके रखना, मोटर को स्टार्ट भी करना और मोटर को क्या करना, प्रोटेक्ट भी करना। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रही है ना, ये है थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, इसको जो है ओवरलोड रिले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या करती है, 2 प्रकार के फॉल्ट से मोटर को बचाती है। जो ड्यूअल स्टार्टर के अंदर थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है ना, ये 2 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, उससे मोटर को बचाती है। एक तो बचाती है दोस्तों सिंगल फेजिंग से। अब सिंगल फेजिंग क्या होती है दोस्तों, जब 3 फेज की सप्लाई चल रही हो, उनमें से एक फेज क्या हो जाए, मिस हो जाए। मान लो ये वाला फेज क्या हो गया, मिस हो गया, तो इस प्रकार के फॉल्ट को सिंगल फेजिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉल्ट से जब मोटर जो है हमारी, जैसे ये हमारी, मैं मोटर का डायग्राम हल्का सा बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ये जैसे हमारी मोटर है और इनसे ये 3 टर्मिनल हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक टर्मिनल जो है वो ब्रेक हो गया, एक फेज जो है मिस हो गया, तो इसको सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इस कंडीशन में जो हमारी मोटर है वो ज़्यादा करंट लेगी, और ज़्यादा करंट लेगी तो इस रिले का काम क्या होता है, सर्किट को बंद कर देना, सर्किट को ब्रेक कर देना। और जो नेक्स्ट जो फॉल्ट होता है दोस्तों, वो इसमें पूछा जाता है कि कौन सी मोटर जो है, कौन सी रिले जो है वो मोटर को ओवरलोड होने से बचाती है। तो जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी, ज़्यादा करंट लेगी, तो ही दोस्तों ये ऑपरेट हो जाएगी और इस मोटर के अंदर जाने वाली सप्लाई को क्या कर देगी, बंद कर देगी। शॉर्ट सर्किट पे से भी दोस्तों ये मोटर को क्या करती है, बचाती है। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जैसे ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा अलग से कॉन्टैक्टर के रूप में आता है। ठीक है, जैसे ये दिखाया हुआ है, तो ये इसको कहा जाता है ओवरलोड रिले, ओवरलोड थर्मल रिले। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेगर में नियंत्रक आघूर्ण यानी कंट्रोलिंग फोर्स। बात की दोस्तों कंट्रोलिंग फोर्स की। कंट्रोलिंग फोर्स किसके द्वारा की जाती है? तो कॉइल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कॉइल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब मेगर दोस्तों क्या होता है? मेगर के नाम से ही पता चल रहा है, जो रेजिस्टेंस को किस में मापे, मेगा ओम में मापे, उसको मेगर कहा जाता है। मेगर के उपयोग दोस्तों, यानी मेगर के यूजेज अगर आपको समझ में आ जाते हैं कि मेगर का यूज कहाँ करते हैं, तो आप आसानी के साथ मेगर को समझ सकते हो। कोई भी बड़ी दोस्तों वायरिंग हो, कोई भी बड़ा इंस्टॉलेशन हो, पावर हाउस की वायरिंग हो, ट्रांसफार्मर का टेस्ट करना हो, तो मेगर का इस्तेमाल वहाँ पर किया ही जाता है। मेगर दोस्तों सबसे पहले किया जाता है कंटिन्यूटी टेस्ट के इस्तेमाल के लिए, यानी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं, इसके इस्तेमाल के लिए मेगर इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो है दोस्तों वो इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो है दोस्तों वो ग्राउंडेड और अर्थ टेस्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी फॉल्ट दोस्तों पूछे जाते हैं। ग्राउंडेड और अर्थ टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4th नंबर है ट्रांसफार्मर, मोटर, केबल
के इंसुलेशन टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन टेस्ट हो, मोटर का हो, चाहे केबल का हो, तो इन सभी के अंदर जो है मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे लाइन के अंदर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो रेलवे की लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें जो होती है, ठीक है। इसके अलावा पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जनरेशन सप्लाई कितने वोल्ट की पैदा की जाती है, तो 11 kV वोल्ट तक सप्लाई जो है सबसे पहले पैदा की जाती है, या 11 kV या दोस्तों 33 kV सप्लाई की जनरेशन केवल इतने ही वोल्ट तक की जाती है। अब दोस्तों मेगर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। मेगर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग के लिए। मेगर का कंट्रोल स्प्रिंग जो है वो किसका बना होता है, जब हम कॉइल की बात कर रहे थे ना, उसी स्प्रिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये फास्फोर ब्रोंज का बना होता है, ये स्प्रिंग किसका बना होता है, फास्फोर ब्रोंज का। अगर 3 फेज मोटर के स्लिप रिंग की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लिप रिंग किसके बने होते हैं 3 फेज मोटर के, तो वो भी हमारे फास्फोर ब्रोंज के बने होते हैं। वातावरण के बदलाव से कौन सा एरर उत्पन्न होता है, तो ये क्वेश्चन हमारा इससे नहीं जुड़ा हुआ। मेगर क्या है, मेगर का इस्तेमाल करके हाई रेजिस्टेंस को मापा जाता है, ठीक है। किस रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को। मेगर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो मेगर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें कवर करने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है वो सीलिंग फैन से दिया हुआ है कि सीलिंग फैन में एकल फेज मोटर प्रयोग की जाती है। कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, तो यूनिवर्सल मोटर तो दोस्तों नहीं यूज करते, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन भी नहीं करते, कैपेसिटर स्टार्ट प्रकार की भी नहीं करते, परमानेंट कैपेसिटर प्रकार की मोटर हम यूज करते हैं। तो इसका दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जो मोटर दोस्तों दिखाई गई है ये हमारी कौन सी मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर। ये सीलिंग फैन के अंदर यूज नहीं करते, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ये समझाने के लिए बताया गया है। मोटर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का कार्य दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो जो मोटर के अंदर कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो है कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। अब कौन सी मोटर हमारी स्थायी कैपेसिटर है, तो इस प्रकार की मोटर को हम स्थायी यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं। तो इस प्रकार की मोटर जो है हमारे घर के छतों के पंखों में यूज की जाती है, ठीक है। जो कैपेसिटर जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के और रनिंग वाइंडिंग के हमेशा जो है जुड़ा ही रहता है सर्किट में, ठीक है। तो इस प्रकार की मोटर को हम कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और भी दोस्तों बहुत सारी मोटर्स जो है हमारी हो जाती है, ठीक है, जिन्हें हमें आसानी के साथ कवर भी कर सकते हैं। जैसे ये मोटर दी हुई है, तो इस मोटर को क्या नाम देंगे हम, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये मोटर कौन सी हुई हमारी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। यानी स्टार्ट किससे हो रही है, कैपेसिटर से हो रही है, रन किस पे कर रही है, तो इंडक्शन पे कर रही है। तो ये हमारी मोटर हो जाती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्योंकि दोस्तों एक कैपेसिटर को तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देगा, 75% स्पीड पर पहुंचते ही सर्किट को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ये एक कैपेसिटर को हटा देगा। फिर दोस्तों मोटर किस पर रन करती रहेगी, तो सेकंड कैपेसिटर पर रन करती रहेगी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।